नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और आपको बता दें कि राज्यसभा और लोकसभा अगले सत्र के लिए स्थगित हो गई हैं। संसद के बजट सत्र की अगर बात की जाए तो दूसरे चरण में भी जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई उसमें हमें देखने को मिला कि सुचारू ढंग से नहीं चली और गतिरोध की भेंट एक तरह से हम जो बजट सत्र का दूसरा भाग है उसको हमने गतिरोध की भेंट चढ़ते देखा है। 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और 13 फरवरी के बाद एक महीने का अवकाश हुआ और 13 मार्च से सदनों की कार्रवाई फिर से शुरू हुई जो 6 अप्रैल तक चली। बजट सत्र की अगर बात करें तो ये राज्यसभा का 259वां सत्र था और 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र था। राज्यसभा में 130 घंटे की निर्धारित अवधि के मुकाबले 31 घंटे से थोड़ा ही अधिक कामकाज हुआ। लोकसभा में निर्धारित समय के 34.28% समय में ही कामकाज हुआ, यानी करीब करीब ये 34% कामकाज रहा। राज्यसभा में 24% कामकाज हुआ है। और आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र का जो दूसरा चरण है उसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के गतिरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा में बार बार अवरोध देखने को मिला है। साथ ही इस दौरान अगर हम बात करें तो राज्यसभा के सभापति ने लगातार गतिरोध को लेकर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कामकाज गतिरोध की भेंट चढ़ा है वो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस सत्र के दौरान हम 35 बैठ के जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चली, माननीय राष्ट्रपति जी ने 31/1/2023 को एक सभा समेत दोनों सभाओं के सदस्य अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चली, जो इस चर्चा में 143 सदस्यों ने भाग लिया। चर्चा के अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाद विवाद का उत्तर दिया। सभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट 23-24 पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली। वाद विवाद में 145 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों की वित्त वर्ष 23-24 के लिए अनुदान की मांगों सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च 2023 को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पर पारित किया गया। उसके उपरांत सभा द्वारा वित्त विधेयक पारित किया गया। इस सत्र के दौरान 8 सरकारी विधेयक प्रस्तावित किए गए, 5 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। प्रश्नकाल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंब लोक मत के 133 मामले उठाए गए। नियम 377 के अधीन 436 मामले लिए गए। लोकसभा के विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निर्देश 73A के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री और संसदीय कामकाज के संबंध में दिए गए व्यक्तियों सहित 23 वक्तव्य किए गए। सत्र के दौरान 2779 पत्र सभा पटल पर रखे गए। The productivity of the first part of the budget session was 56.3%, while for the second part it plummeted to an abysmal 6.4%. Cumulatively, the House productivity was only 24.4%. Disruptions claimed 103 hours and 30 minutes of time. Let's ponder over the dismal performance of the House and find a way out.
तो बजट सत्र को लेकर आज हम चर्चा करेंगे मुद्दा आपका में, और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं जो फिलहाल जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमर पटनायक जुड़े हुए हैं जो कि एमपी हैं, राज्यसभा से बीजेडी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अमर पटनायक, और शुक्रिया हमारे साथ मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। सुमेधानंद सरस्वती जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि लोकसभा के सांसद हैं बीजेपी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुमेधानंद जी। 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो मुद्दा आपका में जुड़े हुए हैं। रोशन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं, आपका स्वागत है रोशन गौड़ जी। और साथ ही संजय सिंह हमारे साथ मुद्दा आपका में आज जुड़े हुए हैं। सुमेधानंद जी, शुरुआत में आपके साथ करूंगी। बजट सत्र को कैसे याद किया जाएगा इस बार? इस बार का जो बजट सत्र है वो संतोषजनक नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रकार की प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो बिजनेस होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इसके लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने भी खेद व्यक्त किया है कि हमें बार बार वो सदस्यों को कहते रहे कि सदन के काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। सांसद अपने क्वेश्चन लगाते हैं, जनहित के मुद्दे हैं और बहुत सारी चीज़ इस प्रकार की होती हैं जो सदन में पास होने चाहिए थे। कुछ विधेयक थे, बजट पर चर्चा होनी थी, बहस होनी थी, उसमें बहुत सारी बातें आती, लेकिन ये नहीं हो पाया। ये बहुत ही कष्ट और खेद का विषय है। बिल्कुल। अमर पटनायक जी, आप कैसे देख रहे हैं इस बार के बजट सत्र को? इस विचार जो अभी माननीय सांसद रखे उसी से मैं सहमत हूँ। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो देश के सिटीजन हैं, देश के जो लोग हैं जिसको जो ये बजट को देखते हैं, लाइव स्ट्रीम होता है, उनका एक ये रहता है कि जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट है, उससे उनका काफी एक्सपेक्टेशंस रहता है कि उनका बारे में डिस्कशन होगा, उनका समस्या के बारे में डिस्कशन होगा, वो किस प्रॉब्लम में जुड़ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा। आप मान लीजिए इन्फ्लेशन हुआ, आप मान लीजिए उड़ीसा जहां से मैं आ रहा हूं, हमारे लोग तो चाहते हैं कि भाई वो केंद्र सरकार के साथ जो उनका ये डिमांड्स हैं उसको कैसे मीट किया जाए। उसमें उनका जो है कि भाई हमारा चावल, उड़ीसा का किसान कहता है कि मेरा चावल उठना चाहिए, चावल का प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, ये मुद्दा हमारा सांसद वहां पे उठाए। ये जो लोगों का समस्या उठ नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस डिस्ट्रप्शन, मुझे तो लगता है कि इससे हर सांसद, हर पार्टी के सांसद वो एक शर्मिंदागिरी में रहता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये जो जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो तो वहां पे कुछ कर ही नहीं रहा है, वो तो उनका हमारे मुद्दे के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। सब पॉलिटिकल पार्टीज, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल प्रोबेबली हैव टू थिंक ऑन दिस, कि ये जो इंप्रेशन लोगों के पास जा रहा है कि पार्लियामेंट जो है वहां पे कुछ सीरियस चीज नहीं होता है और ये से डिस्ट्रप्शन होता है, इसको बदलना बहुत जरूरी है। और हमारा देश को आगे ले जाने के लिए अभी तो सबसे जो से देश गुजर रहा है एक ग्रोथ पाथ में, और ये ग्रोथ पाथ सही तरीके से जाए, सिटीजन का पार्टनरशिप उसमें रहे, ये पार्लियामेंट एक अंग है, उसमें एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल एलिमेंट है, उसमें वो नहीं हो पा रहा है। तो मुझे बहुत खेद है कि ये जो सेशन गया उसमें देश का कोई विषय में भी चर्चा नहीं हो पाया। और मेरा राज्य उड़ीसा, जहां जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ और जिसके बारे में बोलने के लिए हमारे को लेजिस्लेटिव बिजनेस में चांस नहीं मिलता है, 0 आवर में मिलता है, क्वेश्चन आंसर या स्पेशल मेंशन में मिलता है, वो सब वॉश आउट हो गए। तो बहुत खेद है मुझे, आई फील सैड। बिल्कुल। रोशन गौड़ जी, जाहिर तौर पर इस बार जो बजट सत्र से तस्वीरें हमें संसद के अंदर से देखने को मिली हैं, वो हर एक के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जैसे अमर पटनायक जी भी कह रहे हैं, सुमेधानंद जी भी कह रहे हैं कि अच्छा संकेत लोकतंत्र के लिए, संसदीय प्रक्रिया के लिए, संसदीय गरिमा के लिए लेकर नहीं निकला है बजट सत्र। आप कैसे देख रहे हैं इस बार बजट सत्र को? और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी मांगों को लेकर गतिरोध रहा है। जी देखिए, जो दूसरा चरण था वो सबसे ज़्यादा खराब रहा। और जैसे आपने कहा, हमारे सांसदों ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो हमारी जनता है, जिन्होंने वोट डाला है, वो बड़ी उम्मीद करते हैं कि जो हमारा सांसद लोकसभा में या राज्यसभा में जो बैठे हैं वो कम से कम उनके मुद्दे उठाएं। और अगर मुद्दे नहीं उठाते तो उनको निराशा होती है, सांसदों को भी निराशा होती है, क्योंकि उनके मुद्दे नहीं, वो अपने मुद्दे नहीं उठा पाते। और वो भी जो संसदीय क्षेत्र के लोग होते हैं, वो भी, उनको भी बड़ी निराशा होती है। अब देखिए, ये जो बजट सत्र होता है,
बजट सत्र का जो सरकारी काम है वो तो पूरा हुआ, बजट पास हो गया, लेकिन बजट को लेके जो डिस्कशन होना चाहिए था, 4 मंत्रालयों का लोकसभा में होता है, 4 मंत्रालयों का राज्यसभा में होता है, तो उन जो 8 मंत्रालयों पर चर्चा होनी चाहिए थी, उनके कामकाज पर, उनकी जो कमियां होती उन पर चर्चा होती, फिर सरकार उनको उनमें सुधार करने का प्रयास करती। वो मौके नहीं मिले। प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में एक एक मंत्रालय की जिम्मेदारी तय होती है, उसमें सांसदों का ये हक होता है, चाहे वो अपोजिशन के हों चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो, उनको भी उनका हक नहीं मिला। तो कुल मिला के जो ये शोर शराबा हुआ उससे किसको फ़ायदा हुआ, ये मुझे लगता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को इसके सत्र के बाद, जब सत्र आज संपन्न हो गया है, इसमें जरूर सोचना चाहिए कि किसको फ़ायदा मिला। सिर्फ हेडलाइन बनी है कि आज सत्र नहीं चला, खबरें नहीं बनी, और बाद में तो 2-3 दिनों में तो हेडलाइन भी बनी, उसके बाद लोगों ने हेडलाइन भी उतार दी कि संसद में आज काम नहीं हुआ। तो इसका फ़ायदा किसको हुआ? ना अपोजिशन को फ़ायदा हुआ, सरकार को फ़ायदा नहीं हुआ। सरकार को एक फ़ायदा हुआ कि उनके जो सरकारी काम थे, बजट था, वो ठीक ठाक से निपट गया। तो चूँकि सरकार जो बजट का एक प्रोसेस होता है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो पूरी हो गई, शोर शराबे में ही पूरी हुई। लेकिन जो अपोजिशन का काम था सरकार को घेरने का, वो तो हुआ ही नहीं। तो जनता भी देखती रह गई और अपोजिशन ने अपने जो काले कपड़े पहन के आए, फिर शोर शराबा किया और फिर वापस अपने घर चले गए। उनको जरूर इसमें पुनर्विचार करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए कि उनको इस पूरे सत्र में क्या मिला। ठीक है संजय जी, आपकी राय? जाहिर तौर पर बड़ा सवाल जो रोशन जी भी उठा रहे हैं कि सत्र से किसको क्या हासिल हुआ। बजट सत्र की अगर अहमियत को हम समझें, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र के बनस्पत, किस तरह से ये सत्र अपने आप में अहम होता है और इस बार क्या संकेत मिले? देखिए, हमारे साथ जो 2 सांसद हैं, सरस्वती जी और पटनायक जी, पटनायक जी ऑपोजिशन से हैं। बीजेडी एक सबसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैं ऑपोजिशन में मानता हूं, क्योंकि वो इशू बेस्ड इश्यूज को लेकर के चलते हैं और संसद में उस तरह से उठाते हैं। बाकी चीज़ें इन्होंने रख दी हैं। मैं कुछ चीज़ वो कहना चाहता हूँ। एक जो ये अजीब सी एक मेंटालिटी हो गई है या अजीब सा एक कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया है कि कई बार आप देखेंगे संसद सत्र के पहले किसी विदेशी अखबार में, किसी एनजीओ के माध्यम से, किसी ग्रुप के माध्यम से कुछ न कुछ छपता है और उसको लेकर के यहाँ संसद ठप कर दिया जाता है। ये हमने पेगासस में देखा, ये हमने बाकी चीज़ों में देखा, और इस बार कभी राफेल के मुद्दे पे होता है, कभी उस पर, और इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पे जब से संसद शुरू हुआ है उसके पहले से आया। अभी जब लोकसभा के स्पीकर जो आप दिखा रही थी, आज जब साइनडाई एडजर्न किया गया पार्लियामेंट को, उसके पहले वो ब्यौरा देते हैं। वो ब्यौरा तो कम से कम सुन लेना चाहिए था। मैं देख रहा था उस समय किसी भी तरह उनका पूरा इंटेंशन ये था कि स्पीकर के किसी भी तरह उनके चेहरे के पीछे आ जाए ताकि कैमरे में उनका प्ले कार्ड आ जाए। अब ये कौन सी परंपरा, और आप किसके माइंड में क्या इंप्रेशन देना चाहते हैं? लोग अपने आप जो मुद्दों के बेस पे किसी के पक्ष में या विपक्ष में, और एक लॉन्गर टर्म जिस तरह की आपके कार्य प्रक्रिया होती है, जो आप काम करते हैं पक्ष में या विपक्ष में, तो उस पर एक इंप्रेशन बनाते हैं। अब लोगों की निगेटिविटी इतनी है कि जो मुख्य ऑपोजिशन पार्टी है उसको 2 बार उन्होंने विपक्षी पार्टी तक का दर्जा लोकसभा में नहीं दिया। तो उसके बाद भी अच्छा वहाँ से मसला चलता है, तो उसके बाद एक नई परंपरा वो कांग्रेस ने शुरू कर दी है कि काले कपड़े पहन करके आओ। वो ईडी के सामने जब राहुल गांधी पेश हुए थे तब काले कपड़े पहने थे, और अब तो लगभग रोज ही वो काले कपड़े पहन करके आने लगे हैं। तो ये जो है एक निगेटिव मैसेजिंग आप पब्लिक में जो लोग ये कर रहे हैं वो शायद इस चीज़ को नहीं समझते, नहीं पिछले संसद का वो इतिहास देखते हैं, नहीं उसके पहले के संसद का इतिहास देखते हैं कि जब आप इस तरह के निगेटिव प्रक्रिया में चले जाते हैं तो जनता, जब चुनाव होती है उसी समय जनता अपना मत अभिव्यक्त करता है, उस समय आपको लगातार वो दंडित करती है, और जो लोग सार्थक रूप से काम करते हैं उनको जनता पुरस्कृत करती है और वापस लेकर के आती है। अगर ये प्रक्रिया वो नहीं समझ पाते तो मुझे लगता है बड़ी तकलीफ की चीज़ है। दूसरी चीज़ एक और है कि मान लीजिए कि लोकतंत्र की हत्या जैसी बात अचानक, मतलब चारों तरफ कैकोफोनी हो जाता है। वही लोग जब यूएस में कुछ होता है तो कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत है, और यहाँ कुछ होता है तो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब राहुल गांधी जी संसद में रहे नहीं, बाकी चीज़ का इतना शोर शराबा, आप बाकी जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं करते, खुद जानते हैं कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक रूट पे वो चली जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद, और उसके बाद की जो प्रक्रिया हुई है उस पर फिर से मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन आप जो मैसेजिंग करना चाह रहे थे, जैसा रोशन बता रहे थे, अब तो टिकर में भी वो नहीं आता, कहीं छोटा कैप्सूल भी नहीं छपता कि आज संसद की प्रक्रिया ठप हो गई, कहीं थोड़ा बहुत आज इन्होंने ये कहा वो कह के हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में संसद की विश्वसनीयता के ऊपर
एक मतलब प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जो आज लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ने इस बात को व्यक्त करते हुए अपना दर्द व्यक्त किया है। एक और मुझे चीज़ अच्छी लगी, जिस समय राज्यसभा के चेयरमैन आज अपना समापन की बात कर रहे थे, वो डिजिटल टैब से उस चीज़ को बता रहे थे। तो हमारा जो डिजिटाइजेशन है उसके बारे में एक IMF की रिपोर्ट भी आई है। वो कह रहा है कि किस तरह से इंडिया ने डिजिटाइजेशन को अडॉप्ट किया, जो कोविड काल में संसद में शुरू हुआ था, और वो दुनिया के बाकी देशों को उससे एक लेसन लेना चाहिए। तो कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं जो, और कुछ जो इस तरह की चीज़ होती है वो छोटे छोटे चीज़ हम पकड़ते हैं। जो पॉजिटिव चीज़ है वो जनता भी पकड़ती है, निगेटिविटी तो खैर मतलब इतनी ज़्यादा है कि जिस पर बहुत लंबी चर्चा होगी। बिल्कुल। हमारे साथ संदीप हुकन जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका मुद्दा आपका में। तमाम मेहमानों को भी आपने सुना, और एक तरफ हम राज्यसभा की उत्पादकता की बात कर रहे हैं 24%, और लोकसभा की उत्पादकता की बात करें तो करीब 34%। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? जबकि हम पिछले बजट सत्र की बात करें तो 129% उत्पादकता पिछले बजट सत्र में रही थी। आप कैसे देख रहे हैं सत्र को? संदीप जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप अनम्यूट करें खुद को। काफी चाहता हूं, मैंने अनम्यूट नहीं किया था जी, बताइए। मैं कह रहा हूं कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप बजट सत्र को भी आप अगर डिवाइड करके देखें तो जैसे लोकसभा का मैं आंकड़ा देख रहा था, तो फर्स्ट पार्ट में जब बजट पेश हुई और राष्ट्रपति जी की अभिभाषण से लेके जब तक जो 10 दिन चले, तो उस समय लगभग 83% था लोकसभा में और 56-57% था राज्यसभा में। और अगर आप 13 मार्च के बाद से सेकंड पार्ट से देखें तो 5.89% है लोकसभा में, लगभग 6%, और ठीक उसी तरह 6% से थोड़ा ऊपर राज्यसभा में, मतलब इतना ज्यादा अंतर। तो जैसे संजय जी बता रहे थे कि मुझे जो लगता है कि जो सूरत के कोर्ट में जो प्रक्रिया हुआ और राहुल गांधी जी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया, राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद से तब तक एक्चुअली आप अगर देखें तब तक विपक्ष भी एकजुट नहीं थे, लेकिन उसके बाद एकजुट भी हुए। तृणमूल कांग्रेस जो पहले कांग्रेस के बुलाने पे मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे थे, वो लोग भी साथ आए, और उसके बाद एकदम से पूरा बिल्कुल ही जिसे हम लोग बोलते हैं कि डायलॉग या कोई मिडिल पाथ बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो लेकिन मुझे जहां तक मतलब मेरा अपना मानना है कि जो दलगत राजनीति होती है और बड़े दल हैं वो तो फिर भी अपना उनके पास नंबर्स हैं, वो जो बोलना चाहे वो बोल लेंगी, लेकिन छोटे छोटे एक पार्टी के दल हैं उनके लिए काफी दिक्कत होता है, क्योंकि यही समय होता है जब मान लीजिए प्रश्नकाल हुआ, 0 आवर हुआ, ये सब में एक सांसद, 2 सांसद वो अपना बात रखना चाहते हैं अपने क्षेत्र का, सरकार से पूछना चाहते हैं, स्कीम्स के बारे में पूछना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, ये कुछ भी नहीं हो पाता। जरूर आप लिखित रूप में जो अनस्टार्ड क्वेश्चंस है वो पूछ के आप ले सकते हो, लेकिन जो सप्लीमेंट्री पूछ के जो कोई अगर क्लैरिफिकेशन हो, कोई डाउट हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे डिसरप्शंस में, और आप देखिए बजट एक इतना महत्वपूर्ण विषय, जो एक नया सिस्टम, जो नया सिस्टम आने वाला है टैक्स का, जो न्यू रेजीम है, उस पे डिस्कशन होता तो आम लोगों को फायदा होता, कम से कम हमें समझ में आता कि क्या जो पुराने जो स्कीम्स, जो एग्जेम्पशंस है टैक्स में, क्या कैसे हटेंगे, अगर हटेंगे तो पुराने जो टैक्स सिस्टम है और नया जो टैक्स सिस्टम प्रपोज जो पास हो चुका है फाइनेंस में, उसमें क्या अंतर है। ये तो आम जनता की बात है ना जी। और जो सांसद हैं हमारे साथ, वो मेरे ख्याल से वो अग्री करेंगे मेरे साथ कि ये पब्लिक यूटिलिटी है, ये एक वो मतलब एक वो पब्लिक का राइट होता है जानने के लिए कि हमारे लिए जो कानून बनाया गया है वो हमें किस प्रकार से इसको इम्पैक्ट करेंगे हमारे जीवन में, और वो हो ही नहीं पाया, वो आप डिस्कस ही नहीं कर पाए। इतना बड़ा बजट बगैर डिस्कशन का पास हो गया। जी ठीक है। और जाहिर तौर पर जब गतिरोध की भेंट चढ़ते हुए हम एक दिन की कार्रवाई को भी देखते हैं तो जाहिर तौर पर
कुछ आंकड़े हैं जो जहन में कहीं ना कहीं फिर से कौंधते हैं। संसद चलाने का जो कुल बजट है वो हर साल लगभग 600 करोड़ रुपए है। इसका मतलब ये है कि प्रतिदिन की कार्रवाई पर लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और हम माने कि संसद का लगभग 100 दिनों का सत्र होता है, तो 1 मिनट जो सत्र चलता है उसकी कुल लागत 2.5 लाख से ऊपर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की संसद 1 मिनट चले तो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसका 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। सुविंदर जी, जाहिर तौर पर जब गतिरोध की बात होती है और जैसे आप लोग भी इस पर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि गतिरोध नहीं होना चाहिए, क्या लग रहा है इस बार जो स्थिति हुई है रास्ता कैसे निकलेगा? ये पहली बार इस प्रकार का माहौल बना कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय भी एक पार्टी के कुछ लोगों ने बहिष्कार किया, जो अपने मुख्य नेता मानते हैं, बड़े नेता मानते हैं। और उसके बाद में पहले सत्र में जब माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिभाषण था, निरंतर दोनों सदनों के अंदर उनका विरोध होता रहा, शोर मचता रहा और शोर शराबे के अंदर ही उन्होंने अपनी बात कही और पब्लिक की बहुत सारे विषयों को, मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही, बहुत से स्पष्टीकरण दिए, लोगों ने पूछे थे। सदन तो बहुत कम चल पाया, लेकिन उसमें भी पहले सत्र में जिन लोगों ने कुछ बातें पूछी थी, प्रधानमंत्री जी उनको बिल्कुल स्पष्ट किया। राहुल गांधी जी के जो विषय थे उनको भी उन्होंने टच किया। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है, जैसा कि आपने कहा कि भी 1 मिनट के ऊपर 2.5 लाख रुपया खर्च होता है। मेरे जैसा व्यक्ति जिसने देश के काम के लिए, समाज सेवा के लिए घर छोड़ा और अपनी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, हमारे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है कि भाई हमने जिस देश के लिए, जिस राष्ट्र के लिए घर परिवार सब कुछ छोड़ करके हम आए हैं और जिस देश का निर्माण करना चाहते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उस देश का धन इस प्रकार से बर्बाद हो, ये बहुत दुखदाई है। और मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जैसे माने हमारे पाटिल साहब और सारे दूसरे हमारे तीनों पत्रकारों ने जो बात कही है, प्रत्येक सांसद को आत्मचिंतन करना चाहिए, प्रत्येक पार्टी के लीडर्स को आत्मचिंतन करना चाहिए कि देश का जो पैसा डेवलपमेंट पर लगना चाहिए, विकास पर लगना चाहिए। संसद सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते, छोटी पार्टियों की बात हुई, बड़ी पार्टियों में बात हुई, सभी पार्टीज अपनी बात रखते और एक मंथन होता। संसद में जो चर्चा होती है तो एक विचार निकल करके आता है, एक विषय निकल करके आता है, बहुत सारी इस प्रकार की गुत्थियाँ होती हैं जो उलझी होती हैं। और संसद में क्योंकि बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स पर बहुत सारे लोगों का अच्छा अध्ययन होता है, सोशल पर होता है, सामाजिक मुद्दों पर होता है, और जब बहस होती है तो बहस के अंदर से एक विषय निकल करके आता है और उन विषयों के माध्यम से फिर समाज में वो बातें जाती हैं और सरकार भी उसको लेकर के चलती है। लेकिन ये हो नहीं पाया, काफ़ी दुखदाई है। और मैं आशा करूंगा कि हमारे सभी सांसद और हमारी पार्टियों के सभी दल इस पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। हमारे माननीय सभापति जी भी राज्यसभा में और लोकसभा में अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात से बहुत पीड़ित और दुखी थे कि हमारी जो संसद है वो ढंग से नहीं चल पाई। ये खेद का विषय है। लेकिन सोचना चाहिए सभी पार्टियों को कि इस तरह से व्यवधान करने से बात नहीं बनेगी। व्यवधान हम करेंगे तो हमें नुकसान होगा। जनता तो देख रही है, पब्लिक देख रही है, हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक, हम यहाँ अपनी बात नहीं करें, जो हम पब्लिक में जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे, तो लोग हमारे से प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि आपको हमने किस लिए भेजा था, क्या हमने वहाँ पर हा हा करने के लिए, क्या काले कपड़े पहन करके जाने के लिए, क्या उल्ला मचाने के लिए, उड़दंग मचाने के लिए भेजा था? हमने आपको इसलिए भेजा था कि आप तथ्यात्मक चर्चा करेंगे और हमारे लिए कुछ देंगे। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस पर आत्मचिंतन होगा। ठीक है। अमर पटनायक जी, अगर बजट सत्र की शुरुआत से ही बात करें, जैसा जिक्र भी हो रहा है, राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस पर चर्चा और साथ ही बजट का जो बजट से जुड़ा कामकाज है, जो वित्तीय कामकाज है, वो इस सत्र का एक अहम भाग होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी अच्छी चर्चा हमें लगातार देखने को मिली भी है। लेकिन इस बार जो बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और साथ ही बजट पर चर्चा जो रही, उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं 3 बातें रखना चाहता हूं यहाँ पे। पहला बात यह है कि जो पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर के हिसाब से, उसका काम यह है टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंट। एग्जीक्यूटिव जो है, जिसमें आप ब्यूरोक्रेसी को भी शामिल करते हैं, जो मिनिस्टर्स को भी शामिल करते हैं, उनका कार्य प्रणाली, कार्य कैसे रहा, वो बजट के माध्यम से, बजट का डिस्कशन के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, वेरियस वेज जिसमें आप एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल करते हैं। और जो हमारा जनता है वो देखना चाहता है कि आपका रिप्रेजेंटेटिव कैसे, जो सरकार है, सरकार को अकाउंटेबल करता है, किसके प्रति? वही सिटीजन के प्रति, जनता के प्रति।
तो ये जो प्रोसेस, ये डिबेट जो है उसी प्रोसेस का एक अंग है, वो सब कुछ नहीं हो पाया। सो एक्चुअली इसमें क्या है कि सिटीजन तो ये अपना जो मुद्दा है, अपना जो डिमांड है, वो रिप्रेजेंटेटिव एमपी के थ्रू रख नहीं पा रहा है, वो एग्जीक्यूटिव को भी अकाउंटेबल नहीं कर पाया। जो काम उनको प्रॉमिस था, जो काम वो करने वाले थे, वो क्यों नहीं हो पाया, वो प्रोसेस भी नहीं हुआ, और उसमें दोनों पार्टी, सब पार्टियों को इसमें नुकसान हो। सेकेंड पॉइंट ये है कि अभी एक टाइम है जिसमें भारत बढ़ रहा है, विश्व में बढ़ रहा है, इट इज बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, एक डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है, वो इरिवर्सिबल, उसको चेंज आप नहीं कर सकते। तो ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं तो वो बिल्स के माध्यम से होता है। बजट डिस्कशन के टाइम में बजट के एलोकेशन से उसमें डायरेक्शन मिलता है, बजट स्पीच से डायरेक्शन मिलता है। ये सब बातें जो है वो देश का फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। और वो फ्यूचर किसका है? वो नौजवान लोगों का है, यंग पीपल, वी आर ए यंग कंट्री। तो उनका जो एस्पिरेशंस है, मुझे लगता है ये कंप्लीटली डिफिटेड है जो वो देख रहे होंगे हमारे को पार्लियामेंट सेशन में। और तीसरा चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो हमारा, आपने बोला कि हर दिन 2.5 लाख करीबन पैसा खर्चा होता है हर मिनट। अभी आपने सुने होंगे बजट स्पीच में माननीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला कि अभी कैपिटा इनकम जो है भारतवर्ष में सिटीजन का, वो उससे भी कम है, 2 लाख के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पर कैपिटा इनकम एक जनता का, एक सिटीजन का जो है, उससे भी ज्यादा खर्चा हम कर रहे हैं और उसका प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है। तो जो आज का नौजवान है, जो पढ़ा लिखे आदमी है, और इंडिया में पढ़ाई लिखाई भी तो बढ़ रहा है, जो इंडियंस बाहर में हैं, भारत के बाहर हैं, जिनका एक रेपुटेशन है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी को बिलोंग करते हैं, एक इंटेलेक्चुअल जायंट कंट्री, नॉलेज कंट्री के हिसाब से माना जाता है, उनको भी उनका जो पड़ोस होंगे ना, उनके जो स्टूडेंट्स होंगे, साथ में रहते होंगे, उनको भी देख के बोलते होंगे कि अरे आपका तो पार्लियामेंट में ये डिस्कशन नहीं होता। ये तो ये बहुत खेद है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम केवल पार्टी पॉलिटिक्स को सोच रहे हैं शायद, लेकिन देश का जनता जो है वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर भी कुछ सुनना चाहता है, देखना चाहता है। बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर फिलहाल हम मुद्दा आपका एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और बजट सत्र पर ये जो चर्चा है तमाम मेहमानों के साथ आगे भी जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर। 75 वर्ष हो गए हैं हमको आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए। सबको पता है अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, परंतु क्या हमें पता है अपने मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल्स ड्यूटीज? ऐ मेरे दोस्तों, भारतीय संस्कृति के गौरवशाली परंपराओं के महत्व को अगर हम सब समझें और उसका संवर्धन और पोषण करें, तो आज ही अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रारंभ करें। नमस्कार। संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने दिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में,
जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मुद्दा आपका में आज बात हो रही है संसद के बजट सत्र की। आपको बता दें कि राज्यसभा का ये 259वां सत्र था और 17वीं लोकसभा का 11वां सत्र था और इस दौरान राज्यसभा में 130 घंटे की निर्धारित अवधि के मुकाबले 31 घंटे से थोड़ा ही ज्यादा कामकाज हुआ और लोकसभा में निर्धारित समय के 34% जो कामकाज है वो हमें देखने को मिला है और राज्यसभा में 24% समय कामकाज हुआ है। बजट सत्र का जो दूसरा चरण है खास तौर से उसे अगर हम देखें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे गतिरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा में बार बार व्यवधान हुआ। विपक्ष ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित किए जाने की मांग को लेकर गतिरोध किया, तो वहीं सरकार की तरफ से लोकतंत्र को लेकर लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर माफी की मांग पर गतिरोध देखने को मिला है और इसका असर जो कहीं ना कहीं रहा वो उत्पादकता पर रहा। दोनों ही सदनों से हमने देखा तो जो बजट पर चर्चा हुई उसे हमने देखा, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को देखा। अगर विधायी कामकाज की बात करें तो 6 ऐसे विधेयक हैं जो दोनों ही सदनों से कहीं ना कहीं पास किए गए या फिर लौटाए गए हैं। ऐसे में जो जिम्मेदारी है खासकर जब हम बजट सत्र की बात करते हैं और सांसदों की बात करते हैं तो उसे लेकर क्या संकेत इस बार बजट सत्र देकर गया है, इस पर आज हम मेहमानों से चर्चा कर रहे हैं। रोशन गौर जी, अगर हम सत्र की बात करें तो हम जानते हैं कि लगातार हमने देखा है संसद के अंदर से, दोनों ही सदनों के अंदर से बहुत अच्छी चर्चा भी हमने देखने को मिली है, बहुत अच्छी बातें हमने सदनों से निकलती देखी हैं और कहीं ना कहीं क्या ये कहा जा सकता है कि जो जनता है वो उन अच्छी बातों के लिए ही कहीं ना कहीं सांसदों को याद करती है। अगर किसी सांसद को एक समय बाद भी हम याद करते हैं तो एक अच्छी चर्चा और अच्छे विचारों के लिए याद किया जाता है। देखिए, मुझे लगभग 25 साल के आसपास मैं पार्लियामेंट देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। तो इन 25 सालों में मैंने देखा कि जितनी स्पीच और जितनी बढ़िया स्पीच पुराने समय में होती थी वो धीरे धीरे उसमें उतार आ रहा है, यानी वो जो है डिटोरेट कर रही हैं। बहुत समय ऐसा हो गया कि हमने बहुत अच्छी स्पीच सुनी नहीं है, क्योंकि जब भी स्पीच होती है तो कोई ना कोई इसमें व्यवधान खड़ा हो जाता है, कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है, शोर शराबा हो जाता है और शोर शराबा का स्तर इतना अभी आ गया है कि अभी हम लोकसभा में हमने देखा कि 2 दिन तो ऐसा हुआ कि जब स्पीकर के चेयर के ऊपर कागज़ फाड़ के फेंके गए और काला कपड़ा फेंका गया। तो कम से कम लोकसभा और राज्यसभा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी हमारे जो सदस्य हैं, क्योंकि जो देश के विधानसभाएं हैं और उससे जो हमारे जो नगर निगम हैं या उससे भी नीचे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोकसभा में राज्यसभा में हो रहा है उससे सबक सीखते हैं और उसका उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है कि जो उन विधानसभा में कहीं कहीं जहाँ स्थितियाँ खराब थी वो हमारे सांसद सीख कर आ रहे हैं और यहाँ जिस तरह से कागज़ फाड़ के स्पीकर के ऊपर फेंके गए, ये मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। और अगर यही स्थिति रही तो फिर ये स्थिति और भी खराब हो गई। ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन ऐसा है कि मारपीट की स्थिति आ जाए। तो कम से कम जो सीनियर लीडर हैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टियां शोर शराबा कर रही हैं उनको अपने सांसदों को प्रशिक्षित करना चाहिए। जैसे कि हमारे संसद में भी एक विंग है जो कि सांसदों को प्रशिक्षित करता है, लेकिन जब वो सदन के अंदर आते हैं तो वो सब चीज़ें भूल जाते हैं कि कैसा मैनर होना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, डिस्कशन में कैसे हिस्सा लेना चाहिए, कैसे उसके पॉइंट्स। अभी तो जो रिसर्च के लिए इतना अच्छा काम हुआ है कि अगर कोई सांसद चाहे तो उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाते हैं, उनके मोबाइल पर टेक्स्ट आ जाता है कि किस विषय पर चर्चा हो रही है और उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। उसके बावजूद चर्चा नहीं हो रही है, शोर शराबा और इधर की बातें उधर की बातें, जो चर्चा के विषय के नहीं है वो बातें आ जाती हैं। और ये तो दूसरा सत्र जैसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें तो चर्चा ही नहीं हुई, केवल लोकसभा में देखें तो 34% और अगर हम राज्यसभा में देखें तो केवल 24%। तो ये काम ही नहीं हुआ। तो काम, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें ज़रूर आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये लोकतंत्र का मंदिर है, हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं, इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। संजय जी, जैसे अभी रोशन जी भी इस बात को कह रहे हैं, लगातार अब देखा जा रहा है कि जो चेयर का विवेक है उस पर सवाल उठाना, और कहीं ना कहीं हमने जिस तरह की परंपरा अब तक देखी है कि अगर मान लीजिए
चेयर अध्यक्ष की बात करें या हम सभापति की बात करें, अगर वो खड़े हैं अपनी बात कह रहे हैं तो पहले शांति से बातें की जाती थी, लेकिन अब वो भी उन्हें सुना जाता था, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं स्थिति भी, वो परंपरा भी हम टूटती कहीं ना कहीं देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि संसद का काम सिर्फ कानून बनाना ही नहीं है, बल्कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, देश से जुड़े मुद्दे हैं, लगातार उन पर चर्चा करना भी है। जबकि हम प्रश्नकाल की ही बात करें तो जो व्यवधानों का असर पड़ा है प्रश्नकाल और शून्यकाल पर, वो बहुत गहरा पड़ा है और हमने ठीक से प्रश्नकाल को चलते नहीं देखा। लोकसभा में इस पूरे सत्र के दौरान करीब 4.5 घंटे ही प्रश्नकाल चला, जबकि राज्यसभा में सिर्फ 1.25 घंटे के आसपास प्रश्नकाल चला है। तो एक तरह से जो बाकी संसदीय प्रणाली का, प्रक्रिया का हिस्सा हैं, उस पर इस तरह का असर, और कहीं ना कहीं इसके जरिए हर सांसद का जो अधिकार है संसद में बोलने का, उस पर जो असर पड़ रहा है, ये कितना एक तरह से नकारात्मक संकेत दे रहा है? देखिए, चेयर पे सवाल उठाने की प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो गई और वो सिर्फ इसी समय की नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि संसद में जो डिबेट्स होते हैं, कई डिबेट्स बहुत अच्छे होते हैं। आप धारा 370 का डिबेट देख लीजिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट डिबेट्स, वो अगर आप अभी रिसेंट पास्ट में ध्यान याद करेंगी तो वो था। और उसमें भी जो सबसे अच्छा डिबेट हुआ वो फर्स्ट टाइमर का, मतलब वन ऑफ द मेमोरेबल स्पीचेज जो था वो एक फर्स्ट टाइमर का वो था, जो संसद में आए, वो भी लद्दाख से चुन करके आए। तो इस तरह की चीज़ ऐसा नहीं है। या बाकी जो विषय होते हैं, जो विषय जो लोग की चर्चा में नहीं होते हैं, जो बिल के माध्यम से या बाकी माध्यम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में आते हैं, हमारे कई सांसद ऐसे हैं। देखिए, एक है प्रोफेशनल लोग जो राजनीति में आए हैं, वो ज़्यादातर राज्यसभा में, लोकसभा में भी हैं, वो विषय पे कहते हैं। और बाकी जमीन से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, वो ऐसे एनेक्डोटल चीज़ों को लेकर के आते हैं जो किसी के लिए भी जानकारी वर्धक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती। तो जो हेडलाइन ग्रैबिंग वाली चीज़ जो होती है, उसके लिए लोग ज़्यादा वो प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस सदन के सत्र में भी देखेंगे तो अगर प्रधानमंत्री का जो रिस्पांस था दोनों लोकसभा में और राज्यसभा में, जिसके दौरान काफ़ी व्यवधान हुआ, अगर आप व्यूअरशिप के टर्म्स में कोई जाकर के देखेगा कि उसका डिजिटल व्यूअरशिप कितना है, तो मेरे ख्याल में वो एक रिकॉर्ड नंबर होगा। तो एक जैसे जैसे हम 2024 की तरफ जा रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद अब 3 सत्र और हैं। एक मानसून सत्र जो नए संसद में उम्मीद है शुरू होगा और भव्य कार्यक्रम के साथ होगा, क्योंकि काफ़ी भव्य वो बना है। और हमारे आज़ाद देश का, आज़ादी का एक मतलब नायाब वो नमूना होगा। क्या उस जब वहाँ मानसून सत्र शुरू होगा तो वहाँ हम ये देखेंगे या नहीं, एक मतलब एक अच्छी चीज़ की शुरुआत वहाँ से होगी। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छी वहाँ से शुरुआत हो नए संसद में। उसके बाद आपका आता है विंटर सेशन और उसके बाद का बजट सेशन होगा। और विंटर सेशन के टाइम में भी आपका ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के चुनाव होंगे, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो ये जो इलेक्शन मोड में जिस तरह से आप जाते हैं, तो कई लोग को लगता है कि ये हेडलाइन ग्रैबिंग से, या हेडलाइन ग्रैबिंग भी नहीं होती। मेरा एकमात्र निवेदन यह है कि निगेटिविटी से सांसद, क्योंकि डिसफंक्शनल संसद जो है ये काफ़ी खराब मैसेज देता है। और जो पार्टी इस पर बढ़ चढ़ के वो चाहती हैं कि हम हिस्सा ले लें, अब जैसे कोई सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को लेकर के वो पहुंच गए कि सांसद तो एक अलग क्लास है जी, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई होने के पहले, किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई होने के पहले इनको एक अलग दर्जा दिया जाए। तो वहाँ से जब किसी तरह प्रतिकार होता है तो फिर वो पिटीशन वापस लेते हैं। तो ये वाली चीज़ है जो हर दिन अगर आप काले कपड़े पहन के ये करेंगे कि हम विजय चौक पे जाएंगे। एक दूसरा जो चीज़ है कि हर दिन एडजर्नमेंट मोशन एक सैक्रोसेंट मोशन हुआ करता था। अब हर दिन अगर एडजर्नमेंट मोशन, कार्य स्थगन प्रस्ताव आप पेश करेंगे तो वो नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि ये वाला जिस मुद्दे पे ये पूरा संसद ठप किया गया, वो मुद्दा क्या था? हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आफ्टर ऑल अदानी का अगर देश के अंदर कोई चीज़ हो रही हो या बाकी कुछ कहीं कोई घपले की बात हुई हो, तब तो कोई चीज़ समझ में आती। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा दी। उसके कमेटी के बिठाने के बाद आप क्या चाहते हैं? तो आप एक रेट्रिक में जब जाना चाहते हैं तो लोग उसी हिसाब से अपना एक इम्प्रेशन बनाते हैं। और जो सांसद या जो पार्टी उनको लगता है कि प्रोडक्टिव है या डेवलपमेंटल काम कर रही है या हमारे लिए सोचती है, उसको वो वोट दे करके जिताते हैं। ठीक है संदीप जी, जैसा अभी संजय जी भी कह रहे हैं कि जो विरोध है कहीं ना कहीं उसे अपने विरोध को दूसरे के विरोध से विराट दिखाना, ये कहीं ना कहीं हमने देखा। और विवाद संसद में भी होते हैं, विरोध संसद में भी दिखाया जा रहा है और ये चीज़ें सड़क पर भी होती हैं।
तो अब कहीं ना कहीं जो सड़क और संसद के बीच की जो विरोध को लेकर एक अलग तस्वीर रही है, एक अलग स्वरूप रहा है, वो कहीं ना कहीं एक जैसा होता देख रहे हैं आप? संदीप जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। मैंने कहा जैसे सड़क का जो प्रोटेस्ट और संसद का प्रोटेस्ट वो एक जैसा कभी होना नहीं चाहिए। आज ही मैं एक विपक्ष के सांसद का मैं वो इंटरव्यू सुन रहा था, मनीष तिवारी जो कांग्रेस के, तो एक वो उन्होंने बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जो आप ऑनलाइन जाके देख सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बेंचेस वो सुनते हैं जी। तो क्योंकि मनीष तिवारी खुद भी एक वकील है, तो वो बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए वहां डिसऑर्डर हो तो क्या आपको वो उसकी कार्रवाई उस संस्था के प्रति क्या आपका सम्मान उतना ही रहेगा जितना अभी है? तो सांसदों को ये खुद सोचना चाहिए कि जब जनता देख रही है तो क्या एक इम्प्रेशन आप दे रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो मुझे लगता है, और जितने भी लोग यहाँ पे, मतलब मैं पत्रकारों का बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने 20-20 साल हमने कवर किया है। अभी मैं देख रहा हूँ कि सबसे जो कंसर्निंग इशू मुझे लगता है वो है जो ब्रेक डाउन ऑफ डायलॉग। पहले भी डिसरप्शंस होते थे, पहले भी आपके वो वाद विवाद होते थे, लेकिन कोई ना कोई बीच का समझौता निकल आता था कहीं ना कहीं। मतलब जो बैकरूम चैनल्स होते थे, संसदीय मंत्री जो है वो विपक्ष के नेता से बात करेंगे, फिर एक कॉम्प्रोमाइज होगा, फिर आप किसी ना किसी तरह कुछ दिन जरूर व्यवधान रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप संसद चला लो। लेकिन इस बार नहीं हुआ। दूसरी बात मैंने ये भी नोटिस किया कि इस बार सिर्फ विपक्ष की तरफ से व्यवधान नहीं था, राहुल गांधी के जो बाहर दिए गए बयान था उस पे भी जो रूलिंग पार्टी ट्रेजरी बेंचेस ने भी काफी हंगामा किया, उन्होंने भी माफी मांगी। तो मेरे ख्याल से ये जो बिल्कुल मतलब एक डेडलॉक सा बन गया है कि कोई ऑफ बैक चैनल टॉक्स नहीं, कोई आपस में कोई मिडिल पाथ नहीं, ये उनको सोचना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे ही काम चलता रहा, जैसे हमारे सांसदों ने कहा कि ऑपोजिशन का काम होता है कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी सीख करे कि आपने यू हैव टू होल्ड द गवर्नमेंट टू अकाउंट। ये फिलॉसफी है विपक्ष का कि हमें जनता ने चुन के सरकार में बैठने के लिए भेजा है, हमें जनता ने चुन के भेजा है कि आप जो नीतियां बना रहे हो इसमें अगर कमी है तो क्या कमी है, इसको सुधारोगे कैसे, यही सब तो प्रश्न आपको पूछने हैं। आप अगर वाद विवाद में, मतलब आप अगर प्रोटेस्ट और काउंटर प्रोटेस्ट में ही, डिसरप्शंस में ही अगर आप पूरा समय गवा दे तो फिर तो ये एक्चुअली एक फायदा सिर्फ सरकार को होता है। मैं आपको बता दूं प्रीति जी, अगर ये ऑपोजिशन को किसी भी तरह इसको हेल्प नहीं कर रहा, हमेशा आप याद रखोगे कि जब हम कभी भी सांसदों को याद करते हैं तो हम याद करेंगे कि उनका इंटरवेंशन फलाने डिबेट में बहुत अच्छा था, उन्होंने उस विषय में बहुत अच्छा बोला था। ये नहीं बोलते हैं कि उन्होंने इतना पेपर इतनी दूर उछाली थी या इतना जोर से आवाज लगाया था। आपने कभी सुना है किसी पत्रकार को बोलते हुए कि आई रिमेम्बर द पार्लियामेंटेरियन बिकॉज ही शाउट्स द लाउडेस्ट? कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि वो सबसे जोर से चिल्लाते हैं, इसीलिए हम उसे आपने सुना होगा कि फलाना सांसद बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि वो पे बोलते हैं, सटीक बोलते हैं, अच्छा घेरते हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब लॉस तो ऑपोजिशन का भी है, और जो अच्छे स्पीकर्स है, जो अच्छे वक्ता है, उनका भी है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो छोटी दलों से आते हैं, जो उनके लिए एक मौका होता है पार्लियामेंट, जिसमें अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात सरकार के बड़े मिनिस्टर्स के सामने रख सकते हैं, वो मौका अक्सर नहीं आता, तो उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सुमेधानंद जी, जैसा अभी संदीप जी भी कह रहे हैं कि पहले बैकडोर बातें होती थी और कहीं ना कहीं एक रजामंदी बनती थी और रास्ता निकाला जाता था ताकि कार्रवाई सुचारू रूप से चले।
अगर इस बार हम देखें तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत खड़े हुए हैं और हर बार यही कहा जाता है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष को एक संतुलन बनाना होगा, जिम्मेदारी दोनों तरफ की है ताकि एक तरह से संसद की कार्रवाई ठीक तरह से चल पाए। इस बार क्यों नहीं दिखा ऐसा? इस बार भी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बार बार मीटिंग बुलाई, लोकसभा अध्यक्ष जी ने बार बार मीटिंग बुलाई और बजट का सत्र शुरू होने से पहले भी मीटिंग हुई। उसमें डिस्कस होता है, कमेटी के अंदर बैठ करके तय होता है कौन कौन से विषय होंगे, किन पर चर्चा होगी, किस पार्टी को कितना समय मिलेगा। लेकिन कोई पार्टी जब ये सोच ले कि हमें इससे संसद को चलने ही नहीं देना है, और अभी जैसे कि हमारे उड़ीसा से राज्यसभा सांसद कह रहे थे डॉक्टर साहब कि आज भारत जिस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, भारत का जो जीडीपी है वो 6.8, दुनिया का कोई भी देश जो है वो 3% से ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाया है। तो उभरते भारत को देख करके विदेशी ताकतें तो कभी ये नहीं चाहेंगी कि भारत आगे बढ़े, और उसके साथ में यदि हमारी देश की कुछ पार्टियां जुड़ जाएंगी तो उससे देश को नुकसान होगा। और युवा पीढ़ी जो आज देश का ग्रोथ चाहती है, उत्थान चाहती है, उनको रोजगार चाहिए, उनको चाहिए, उस पर गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो संसदीय कार्य मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष ने बहुत प्रयास किया, बार बार बुला करके बैठा करके, लेकिन उन्होंने किसी ने सुनी नहीं, उनकी नहीं सुनी। तो उसका परिणाम ये था कि पहली बार मैंने देखा, मैं ठीक है सांसद दूसरी बार हूँ, लेकिन संसद की कार्रवाई तो हम देखते रहते हैं। मैं पिछले 50 साल से, सन 75 से मैं राजनीतिक लोगों के संपर्क में रहा हूँ, मैंने नहीं देखा इस प्रकार का व्यवहार कभी कि संसद के सत्र में अध्यक्ष की पीठ के ऊपर कागज़ फाड़ करके फेंक दिए जाएं, कपड़ा फाड़ करके फेंक दिया जाए। और राहुल गांधी जी कहते हैं विदेश में जाकर मुझे बोलने 52 मिनट वो बोल करके गए, लेकिन जो उनका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हुए बहिष्कार करके चले गए। तो यदि आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो सुनने की हिम्मत चाहिए। तो संसद में माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष जी दोनों का प्रयास है, रहा है, इस बार भी रहा है कि सब लोग मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालें। इच्छा शक्ति होती है तो रास्ता निकलता है। ठीक है अमर पटनायक जी, जाहिर तौर पर ये सभी सांसद, सभी दल अच्छे से समझते हैं कि अगर गतिरोध हो तो जनता के मन में तिरस्कार और उपहास का पात्र ही कहीं ना कहीं संसद को बनता है, हम देखते हैं। और जो संसद एक सांसद के तौर पर, या फिर मैं कहूँ संसद की कार्रवाई के जरिए जो एक संदेश जाना चाहिए लोगों में, उसका स्तर कहीं ना कहीं गिर रहा है। सांसदों को तमाम तरह के विशेषाधिकार हैं, वो विशेषाधिकार भी इसीलिए दिए गए हैं ताकि जो जनता है उनके मन में जो सांसदों की गरिमा है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे। लेकिन ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें हैं, आपको लग रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसा रास्ता हमें दिखेगा कि संसद को सड़क बनता हम ना देखें? देखिए, आप संसद का ये जो पहला भाग था बजट सेशन का, आप उसमें देखेंगे कि कुछ टाइम तक ऑपोजिशन, कुछ पहले प्रेसिडेंट का स्पीच बाद, प्रेसिडेंट जी का स्पीच के बाद जो हंगामा कर रहे थे, सरकार और ऑपोजिशन के साथ एक बातचीत हुआ और उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू हुआ। और वो डिस्कशन हुआ कि प्रेसिडेंट्स का स्पीच के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स जो है उसको डिस्कशन करेंगे और उसको लौटाएंगे। हर टाइम ऐसा होता है कि कुछ टाइम तक ये अपना, मुझे तो लगता नहीं है कि ये सही उपाय है, लेकिन जिस पार्टी को लगता है कि वो सही उपाय है कि हल्ला करने से उनका बात, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो जनता है उनके पास ठीक तरीके से जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन सपोज वो सोचते भी हैं तो कुछ टाइम के लिए वो चलता है और उसके बाद फिर सरकार और ऑपोजिशन दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि नहीं, उसको सब बाकी टाइम जो है उसको हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे, यूजफुल डिस्कशन करेंगे, बिल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो यही ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों मिलके 6 राज्यसभा में मैंने देखा हुआ है, लोकसभा में मैंने देखा हुआ है, रात 10 बजे तक, 12 बजे तक भी चलाए हैं हाउस को, और जो लेजिस्लेटिव बिजनेस हुआ, डिस्कशन हुआ, उसको कंप्लीट किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 3 महीना अभी है मानसून सेशन से पहले, उसके अंदर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी एटलीस्ट ये डिसीजन पे पहुंचे कि पार्लियामेंट को चलाने देंगे। और उनको करना है, अभी संदीप जी कह रहे थे कि पार्लियामेंट के टाइम पे आप जुलूस निकाल रहे हो, पार्लियामेंट के टाइम में आप दूसरा चीज कर रहे हो, इसलिए हंगामा करके बंद करके फिर आप जाकर जुलूस निकाल रहे हो। वो तो टाइम में करो, पार्लियामेंट जब नहीं रहेगा तब आप कर लीजिए। लेकिन पार्लियामेंट का टाइम को डिस्टर्ब करके
जनता का मुद्दा नहीं उठा के बंद करके फिर जाके ये जो जनता का मुद्दा बाहर जाके, पार्लियामेंट के बाहर जाके बोलने का कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर बात करना है तो आपको पार्लियामेंट का टाइम का अलावा आप कर सकते हैं। जनता का पैसा खर्चा करके बंद करके उसको ऊपर बाद में जाकर करना मुझे लगता है कि कतई सही। ठीक है, जैसा जो चर्चा से निकल कर आया है रोशन जी, तमाम राज्यों के चुनाव, उसके बाद हम जान रहे हैं 2024 का आम चुनाव, और उसके पहले महत्वपूर्ण तमाम जो मॉनसून सत्र है, शीतकालीन सत्र है, और उसके बाद हम बजट सत्र भी देखेंगे। क्या तस्वीर की उम्मीद की जाए अगली बार? देखिए, इसमें दो इशू आए जो आपने चुनाव का जिक्र किया है। चुनाव के हिसाब से दो इशू हैं। एक इशू है जो कांग्रेस ने पकड़ा हुआ है कि अडानी इशू पे बात करनी है और उसको जनता तक लेके जाना है और आगे 2024 तक लेके जाना है, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं। और जब राहुल गांधी की सदस्यता गई तो अब वो संसद से बाहर भी उसी इशू को उठा रहे हैं। यानी कांग्रेस ने तय कर लिया कि वो इस इशू को लेके पब्लिक के बीच जाएंगे। और बीजेपी ने जो इशू लिया है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो देश को, देश के अंदर और देश के बाहर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की छवि खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो लाइन तो तय हो गई हैं जो ये चुनाव तक खींचेगा। और अब जब मानसून सत्र होगा तो उसमें हो सकता है कि इस बीच और इशू आएँ और उन इशू पे भी चर्चा हो। लेकिन ये मुख्य जो इशू हमें जो दिख रहे हैं ये, और इसीलिए इन्होंने जो दूसरा जो चरण हुआ है बजट का, बिल्कुल काम नहीं हुआ। और उसमें पहली बार ऐसा हुआ, हालांकि पहली बार नहीं हुआ, ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष ने भी व्यवधान में, जो दूसरे चरण का व्यवधान हुआ उसमें भी अपनी भूमिका निभाई है। तो मुझे लगता है कि दोनों ने अपनी अपनी जो पोजीशन है वो पोजीशन तय कर ली कि हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव तक जाएंगे। आखिर में संजय जी, आगे की राह और चैलेंजेस? नहीं, देखिए, चुनाव आने तक बहुत सारे मुद्दे बदलेंगे, तो इसलिए मैं पूरी राय उनके बाद से नहीं रखता कि यही दो मुद्दे होंगे। ये मुद्दे हो सकता है कौन हो जाए, हाँ, मतलब कांग्रेस की तरफ से जैसे वो पिछले मुद्दे कुछ भी हो, लेकिन संसद के अंदर आचरण कैसा हो? संसद का जो इशू है, मेरा केवल एकमात्र, मैं इस उम्मीद के साथ, और मैं बहुत सारे लोग जो हैं मेरे ख्याल से इस बात से एग्री करेंगे, नया संसद भवन जो भारत की गरिमा, आज़ाद भारत की गरिमा और उसके साथ जुड़ा हुआ है, नए संसद भवन की जरूरत थी। जो तस्वीरें आई हैं वो तस्वीरें हर आदमी को मुक्त करती हैं। जो संसद की जो भी तस्वीरें आई हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री गए थे औचक दौरे पे, औचक निरीक्षण के लिए, तो वो तस्वीरें काफी नामर करती हैं कि ये हमारा संसद है। उस संसद का जिस तरह का भव्य बना है, उसकी गरिमा के अनुरूप अगर सांसदों का आचरण मॉनसून सत्र में कम से कम हो तो ये काफी सेटिस्फैक्शन, एक कम से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा जिस समय ये मॉनसून सत्र शुरू होता है। बिल्कुल। और छोटा सा कमेंट संदीप जी आपका। नहीं, मैं रोशन जी से इत्तेफाक रखता हूँ। मतलब संजय जी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, लेकिन ये चुनावी साल है, कई आगे जाके कई चुनाव होंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर 2024। तो ये देखना पड़ेगा कि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम कैसे आते हैं। अगर उसमें जो कांग्रेस जो मेन राइवल है, मेन चैलेंजर है, अगर वो उनका अच्छा नतीजा आता है उनके लिए, तो मुझे लगता है वो काफ़ी अग्रेसिव होंगे। और अब से लेके अगले साल बजट तक 3 ही सेशन है, तो मुझे लगता है मोटे मोटे तौर से ये 2 लाइन खींच ली गई है। बीजेपी ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, विदेश में अपमान किया, संसद का अपमान किया, और कांग्रेस अडानी वाले मुद्दे पे वो उठाएगी, और उस पे मुझे लगता है कि आगे काफ़ी कैंपेन होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ जो मुद्दा आपका का समय है वो यहीं पूरा हो गया है। मैं तमाम मेहमानों का यहाँ शुक्रिया कहना चाहूँगी। सुमिधानंद जी आपका, अमर पटनायक जी आपका, साथ ही रोशन गौर जी हमारे साथ जुड़े, संजय सिंह जी, संदीप फुकन जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा आपका में इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों और गतिरोध के बीच सच्चाई यही है कि संसद के बजट सत्र जैसे महत्वपूर्ण सत्र के दौरान जो कामकाज है वो सुचारू ढंग से हमें देखने को नहीं मिला है। संसद लोकतंत्र की प्रहरी है और जनता जनप्रतिनिधियों की प्रहरी है, और संसद को एक लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है, और लोगों के समग्र कल्याण के लिए यहाँ चर्चा, विचार विमर्श, बहस और निर्णय जो होते हैं उसके लिए संसद की ओर जनता कहीं ना कहीं देखती है। और अगले सत्र को लेकर उम्मीद हम यही करते हैं कि संसद से जो भी विचार निकलेंगे वो बहस और विमर्श के जरिए निकलेंगे, ना कि गतिरोध के जरिए। इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।